आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक आयन एक्सचेंज प्रोसेस है और इस लेक्चर को हम आयन एक्सचेंज के इंट्रोडक्शन के बाद रेजन्स के बारे पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारा प्रोसेस रेजन्स की वजह से ही बनता है। इसलिए हमें रेजन्स की थ्योरी, रेजन्स के स्ट्रक्चर डायग्राम और रेजन्स खुद आयन एक्सचेंज के प्रोसेस में कैसे काम करता है, इसको हम इंतहाई आसान और जामिया डायग्राम्स की मदद से समझेंगे। मेरे चैनल का नाम केमिकल इंजीनियरिंग एचटेक है और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ इम्पोर्टेंट और दिलचस्प वीडियोस देखने को मिलेंगी। क्योंकि हमारा ये चैनल केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे आपको मैक्सिमम केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस ही मिलेंगी और इस सिलसिले को हम मजीद कंटिन्यू करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। आयन एक्सचेंज के टॉपिक में हम जिन पॉइंट्स से इसको स्टार्ट करेंगे वो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी हैं और उन्हीं पे बेस करता है ये टॉपिक। तो उनमें से जो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें मैंने जो दो चीजें हाईलाइट कर दी हैं, एक रिवर्सिबल है और एक इंटरचेंज ऑफ आयंस है। तो आयन एक्सचेंज का जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। आपको पता है इसके अगेंस्ट एक इरिवर्सिबल प्रोसेस भी होता है। ये रिवर्सिबल है और रिवर्सिबल क्यों है? क्योंकि हम इसमें जो रेजन इस्तेमाल होता है उसको रीजनरेट कर सकते हैं और रीजनरेशन के जरिए उसके आयंस जो हैं वो रिकवर हो जाते हैं और हम उसको दोबारा प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। सेकंड क्या है? इंटरचेंज ऑफ आयंस है। अभी तक आपने जितने भी प्रोसेस पढ़े होंगे आयंस वाले, उनमें आपने ज्यादातर देखी होगी कि आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि यहाँ पे जस्ट एक्सचेंज ऑफ आयंस है और सेम जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। तो इसके बाद ये क्या है कि ये सॉलिड और लिक्विड के दरमियान ये काम होता है, यानी कि जो हम रॉ वाटर दे रहे हैं, जो हमारी फीड है और जो रेजन है, इन दोनों की बात कर रहा है। जो हमारा वाटर है वो लिक्विड है और जो हमारा रेजन है वो सॉलिड है और इन्हीं दो के दरमियान ये आयन एक्सचेंज वाला प्रोसेस होता है। आपको पता, रेजन के ऊपर जो है वो आयंस होते हैं, पानी में भी आयंस होते हैं, पानी में साल्ट्स के आयंस होते हैं और रेजन के ऊपर जो सिंथेटिकली बनाए जाते हैं उनके ऊपर वो फंक्शनल ग्रुप अटैच करके वहां पे आयंस क्रिएट किए जाते हैं और उनके दरमियान एक्सचेंजिंग होती है। तो जो सेकंड इसका पॉइंट है, इसमें क्या है? देयर इज नो परमानेंट चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड। तो सॉलिड क्या है? जो रेजन है हमारे पास, उसका स्ट्रक्चर इस प्रोसेस के दरमियान बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। थर्ड क्या है? आयन एक्सचेंज इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट एंड आल्सो प्रोवाइड्स अ मेथड ऑफ सेपरेशन। ये एक मेथड ऑफ सेपरेशन है और नॉन वाटर प्रोसेस में भी ये आयन एक्सचेंज वाला काम सिर्फ पानी में नहीं होता बल्कि इसके अलावा भी होता है। और अलावा कहाँ कहाँ पे होता है? फोर्थ पॉइंट में देखें कि ये इसकी मेडिकल इलेक्ट्रोडायलिसिस में भी हो सकता है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग में होता है, माइनिंग यानी कान कुन्नी के जो हैं एरियाज वहां पे भी होता है, एग्रीकल्चर में भी होता है और इसके अलावा और भी कई प्रोसेस हैं जिनमें आयन एक्सचेंज वाला काम होता है। तो ये एक, यानी कि आप इसको सिर्फ वाटर तक महदूद ना करें, ये एक लंबा टॉपिक है। आयन एक्सचेंज के प्रोसेस में हमें पता लगा कि जो सारा काम है वो तो रेजन कर रहा है, तो क्यों ना फिर हम रेजन के बारे में पढ़ लें। एक यहाँ पे हेडिंग आप देख रहे हैं, सिंथेटिक आयन एक्सचेंजर्स। इसका मतलब है कि आयन एक्सचेंज के प्रोसेस में जो रेजन इस्तेमाल हो रहा है वो कैसे बनाया जा रहा है सिंथेटिकली। सिंथेटिक का जो लफ्ज है उसका मतलब है कि हम इंडस्ट्री के अंदर जो चीज बनाते हैं, यानी कि जिस काम में इंसान इन्वॉल्व होता है उसको सिंथेटिकली कहते हैं और जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं वो सिंथेटिक प्रोसेस हैं।
और द इंट्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज रेजन, इस रेजन का जो काम स्टार्ट हुआ 1935 से हुआ। और इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक रेजन्स थे उनमें क्या था, उनमें मिनरल्स थे, ग्रीन सैंड था और जियोलाइट्स था, जो कि डिस्प्लेस हो चुके हैं और उनकी जगह अब सिंथेटिक यानी कि इंसान के बनाए हुए आयन एक्सचेंजर इस्तेमाल होते हैं, यानी रेजन्स। और नेक्स्ट आप देखें कि रेजन्स बनते किस तरह हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। ये दो चीजों के साथ मिलके बनते हैं। यहाँ पे आप देखें 1 2, एक तो है कोपोलीमराइजेशन ऑफ स्टाइरीन और दूसरा है डीवीबी यानी कि डाई विनाइल बेंजीन। ये दोनों मिलकर रेजन बनाते हैं और हम इन दोनों के फंक्शन देख लेते हैं कि स्टाइरीन इसमें क्या करता है। स्टाइरीन जो है ये प्रोवाइड करता है बेसिक मैट्रिक्स, यानी कि आप एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर आयंस ने एडहेयर होना होता है। और डीवीबी क्या है, ये क्रॉस लिंक है पॉलीमर्स का और ये लिंकेज भी जरूरी है। इसका हम आगे इंपॉर्टेंस देखते हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। रेजन्स मैट्रिक यानी कि जो स्टाइरीन है इज फॉर्म्ड बाय क्रॉस लिंकिंग हाइड्रोकार्बन चेन्स। तो हाइड्रोकार्बन चेन्स जो होती हैं वो आपस में क्रॉस लिंक करती हैं, तब जाके हमारा रेजन का मैट्रिक्स बनता है, जिसको हम रेजन बेड भी कहते हैं। ऑन अनदर और ये जो प्रोसेस इस्तेमाल करके बनता है वो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है और इसको प्रोसेस को आप जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थ्रू। नोट में देखें कि जो क्रॉस लिंकिंग है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और इसकी जो क्रॉस लिंकिंग की ज्योमेट्री है, क्योंकि लिंक होने के दौरान जो पोर्स बनते हैं तो ये जो पोर्स हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इसकी लिंकेज पे इसीलिए फोकस किया जाता है। मुख्तलिफ किस्म के रेजन्स होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं और हर एक के अलग इंटरनल पोर स्ट्रक्चर होता है और हर एक की एफिशिएंसी अलग होती है, इसलिए जो लिंकेज है उस पर फोकस किया जाता है। रेजन्स की थ्योरी और उसकी फॉर्मेशन इस डायग्राम की मदद से मजीद क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे इस डायग्राम में हम जो चीजें ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, पॉलीस्टाइरीन है, डीवीबी क्रॉस लिंकिंग है और इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप है, ये इसके साथ अटैच है। और ये फंक्शनल ग्रुप क्या है ये भी देख लेते हैं। ये जो SO3H पॉजिटिव है ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसका नाम सल्फोनिक एसिड है और ये इसका स्ट्रक्चर है जो हमारे जो पॉलीस्टाइरीन का मैट्रिक्स है उसके ऊपर ये अटैच होता है और यही फिर वाटर के अंदर जो आयन होगा उसके साथ ये अपना जो उसके अंदर पॉजिटिव वाला हिस्सा है वो उसके साथ एक्सचेंज करेगा। मैट्रिक्स के ऊपर ये फंक्शनल ग्रुप अटैच है और इसके अलावा यहाँ पे आप मजीद देख सकते हैं कि पॉलीस्टाइरीन चेन यहाँ पे किसको कह रहा है, डीवीबी क्रॉस लिंकिंग यहाँ पे क्या है और जो वाटर है और वाटर में से जो यहाँ पे SO3H पॉजिटिव में जो प्लस आयन है यानी कि जो पॉजिटिव आयन है और जो हमारे वाटर के अंदर जो साल्ट्स के आयन्स हैं उनके साथ एक्सचेंज हो जाएगा और यहाँ पे जो H पॉजिटिव आयन है वो वाटर के अंदर चला जाएगा और जो हमारा Na पॉजिटिव आयन है जो कि पानी में आ रहा है वो SO3 के साथ अटैच होगा। और इसी तरह जो हम शुरू में आयन एक्सचेंज की थ्योरी पढ़ के आ रहे हैं कि एक्सचेंज का प्रोसेस है, आयंस की एक्सचेंजिंग हो रही है तो वो इसी तरह हो रही है, प्लस प्लस के साथ और नेगेटिव नेगेटिव के साथ एक्सचेंज होगा। इन डायग्राम से मजीद आपका कंसेप्ट क्लियर होगा यहाँ पे ये, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये मुख्तलिफ इसकी इनको एक्टिव साइट्स कहते हैं, जहां जहां पे ये अटैच है वो इसकी एक्टिव साइट्स हैं और इसी जगह पे ही आयन एक्सचेंज का प्रोसेस होगा। और इन्हीं चीजों को यहाँ पे जो चेन्स हैं, जो यहाँ पे लकीरें हैं, वहां पे ये क्योंकि फार्मूला डाल दिया गया है और आपको समझाने के लिए, तो यहाँ से भी आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। रेजन्स की जो क्रॉस लिंकिंग है वो आप देख चुके हैं कैसी होती है और एक्टिव साइट्स का भी मैं बता चुका हूं कि जहां पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वो उसकी एक्टिव साइट्स होती हैं और वहीं पे आयन एक्सचेंज होते हैं। फिफ्थ पॉइंट में आप देखें कि कैटायन एक्सचेंज रीजन है और यहाँ पे आप ये कैटायन है और इसके अलावा एनायन एक्सचेंज रेजन्स भी होते हैं।
तो उसमें वो कह रहा है कि जो उसका पॉजिटिव यहाँ पे होगा ना हिस्सा, वो वाटर के अंदर भी जो पॉजिटिव आयन होगा उसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा। और सिक्स्थ पॉइंट में आप देखें कि जो रेजन होता है उसकी हर एक की अपनी शेप होती है, साइज होता है, स्ट्रक्चर होता है। और इसके अलावा ये जिस तरह छोटे सफेरिकल कोई होते हैं, बाल्स टाइप सफेरिकल हों अंडे की शक्ल के, तो उस तरह के होते हैं ये जो इनकी शक्ल होती है। मजीद हम डायग्राम्स में आपको दिखाएंगे भी कि ये रेजन्स कैसे होते हैं। और इनका जो रेडियस होता है वो इशारिया 25 से 1.25 मिलीमीटर तक होता है। और 8th पॉइंट में देखें कि ये जेल टाइप भी होते हैं और इसकी जो कैपेसिटी है और जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा होती है। यहाँ रेजन्स को आप देख सकते हैं, ये इनकी जो शक्लें हैं वो सफेरिकल हैं यानी कि अंडे की तरह। और ये मुख्तलिफ किस्म की रेजन्स हैं और मुख्तलिफ डायग्राम्स मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए निकाली हैं, तो यहाँ आप इनको देख सकते हैं। और इन्हीं के ऊपर फंक्शनल ग्रुप भी अटैच होता है। और इनकी पैकिंग किस तरह होती है, ये इस तरह भी अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे आप ऊपर देख भी सकते हैं कि मिक्स्ड बेड रेजन्स लिखा हुआ है। और इसके अलावा लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आयन एक्सचेंज रेजन्स लिखा हुआ है। और ये इस तरह के होते हैं। अब आपको मजीद हमारी बातें समझ आनी शुरू हो गई होंगी। अब आप आयन एक्सचेंज का प्रोसेस भी समझ चुके हैं और उसकी थ्योरी भी समझ चुके हैं, रेजन्स को भी समझ चुके हैं, रेजन्स की थ्योरी को भी समझ चुके हैं। और अब हम उनकी ज़रा प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि वो कैसे काम करेंगे दोनों मिल के। तो यहाँ पे आप एक जो डायग्राम देख रहे हैं, इसमें एक फीड है और दरमियान में एक कंटेनर है जिसके अंदर रेजन्स है। और इसी तरह रीजनरेशन का सिस्टम भी अवेलेबल है। तो इनको समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करेंगे। ये जो रॉ वाटर है इसके अंदर ये सारे साल्ट्स इसमें आ रहे होते हैं। और हमारे पास इस कंटेनर के अंदर क्योंकि रेजन्स होता है, रेजन्स के ऊपर भी हमारे पास आयन होता है। और यहाँ पे जो आयन हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन है। और इसके आप थ्योरी को समझें कि जो आयन एक्सचेंज यहाँ पे कैसे होगा। अब यहाँ पे पानी के अंदर जो साल्ट्स आ रहे हैं, आप उनका पॉजिटिव हिस्सा और नेगेटिव हिस्सा देखें। यहाँ पे जो पहला है इसमें Ca+2 है जो इसकी वैलेंसी है, और HCO3 नेगेटिव होगा। यानी एक हिस्सा इसमें प्लस का है, एक नेगेटिव का है। तो हमारा आयन एक्सचेंज में क्या होता है, क्योंकि एक्सचेंज है तो ये वाला जो प्लस है Ca+2 जो है वो यहाँ पे इसके अंदर आके जब रेजन से मिलेगा तो इसका जो Na+ आयन है वो लेके ये आगे चला जाएगा और जो हमारे पास यानी कि एक्सचेंज हो जाएगी यहाँ पे आयन्स की। अच्छा, अब ये देखें कि ये यहाँ पे आए, इनके साथ वो मिले और Ca++ वाला जो आयन है ये आपस में एक्सचेंज हुआ। ये पहले CaHCO3 टेकन ट्वाइस था और जब ये निकल के हमारे पास प्रोडक्ट बना तो इसके साथ प्लस वाला पोर्शन चेंज हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे पहले Ca+2 था और अब हम यहाँ से गुजरने के बाद Na+ बन चुका है HCO3। और ये बिल्कुल बाकी भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो इनके यहाँ पे जो दूसरा उसने उठाया है यहाँ पे SO4 वाला है, तो यहाँ पे आप देखें कि इसके पास जो पॉजिटिव आयन था वो हमारे पास कैल्शियम का था, जबकि यहाँ से गुजरने के बाद यहाँ पे सोडियम का अटैच हो जाएगा और यहाँ पे ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी। बाकी भी आप इसी तरह खुद देख लेंगे। और जो हमारे पास इसका रीजनरेशन के लिए वेस्ट जा रहा है, तो ये वाला जो हमारे पास इस पानी में से अलग होगा वो क्योंकि रेजन्स खुद अपने ऊपर एब्जॉर्ब करेगा और फिर क्योंकि उसकी जब एफिशिएंसी ख़त्म होने लगेगी तो फिर हम उसको रीजनरेट कर लेंगे। इसलिए ये रिवर्सिबल प्रोसेस भी है। और अब ये सारे जो इसके साल्ट्स हैं ये हमारे रीजनरेशन में आ चुके हैं और इसलिए जो वाटर है वो हमारा क्लियर हो चुका है। इस तरह हमारा ये काम करेगा आयन एक्सचेंज का प्रोसेस। इसके अलावा एक और डायग्राम भी देख लेते हैं, तो इन डायग्राम्स की मदद से आपको मजीद क्लियर हो जाएगा आयन एक्सचेंज का प्रोसेस।
इस डायग्राम के अंदर जो हमारे पास रेजन है ये स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन है, और पिछला में हमारे पास जो कैटायन था वो हमारे पास Na+ था, इसमें H+ है। तो इसी तरह पानी के अंदर जो साल्ट्स के आयंस हैं वो तो वही हैं। और अब आप यहाँ पे भी देख लें कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है यहाँ पे अब उसका जो पॉजिटिव आयन होगा और जो इसका रेजन्स का पॉजिटिव आयन होगा, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो चुके हैं। जब ये इंटर हो रहा था तो इसके अंदर CaCO3 टेकन ट्वाइस के पास जो पॉजिटिव हिस्सा था वो कैल्शियम का था। यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे H2 अटैच हो चुका है, यानी कि हाइड्रोजन अटैच हो चुका है। और यहाँ पे जो रीजनरेशन के लिए चीज़ें चली जाएंगी वो हमारा, क्योंकि रेजन्स के ऊपर यही साल्ट्स यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे और इनको हम रीजनरेट कर लेंगे। और यहाँ पे रीजनरेशन का यहाँ पे प्रोसेस भी अवेलेबल है, और यहाँ पे जो रीजनरेटर यूज़ होगा वो H2SO4 है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो हमारा रेजन्स के ऊपर रीजनरेशन के बाद दोबारा हाइड्रोजन आयन आ चुका है, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो और साइड पे हो चुकी हैं, और ये हमारा एसिडिक कैटायन एक्सचेंजर था। इस डायग्राम में हमारे पास जो रेजन है वो बेसिक है, दो पहले जो गुजर चुके हैं वो एसिडिक थे। और यहाँ पे आप इस कंटेनर के अंदर देखें कि जो OH- हमारे पास मौजूद है, तो और हमारे पास इसमें रीजनरेटर NaOH है, यानी कि ये भी बेसिक है। और यहाँ पे जो इनलेट हो रही है उसके अंदर H2SO4 है, और इन सब के साथ जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है वो H पॉजिटिव है, और जो रीजनरेशन में है वो हमारा Na+ है। और यहाँ पे आप देखें कि जब H2SO4 इस कंटेनर के अंदर आएगा तो हमारे पास OH- पहले मौजूद है, और वाटर का फार्मूला आपको पता है H+ OH-, यहाँ से वो H+ एक ले लेगा, और यहाँ इसी तरह ये सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पे जा रही है H2, तो यहाँ से OH ऑलरेडी मौजूद है, इन सब में H मौजूद है, और वहाँ से वो एक H उठाता जाएगा और वाटर उससे बनता जाएगा, और बाकी जो चीज़ें हैं वो हमारी रीजनरेशन के प्रोसेस में चली जाएंगी। और हमारे पास रीजनरेटर कौन सा है, NaOH है, और इन सब के साथ फिर हमारे जो NaOH है, Na वाला पोर्शन है यानी पॉजिटिव पोर्शन है, वो इनके साथ एक्सचेंज होता रहेगा। और यहाँ पे आप इसका रीजनरेशन का प्रोसेस भी और इसकी इक्वेशन भी देख सकते हैं। इस डायग्राम में उसका ओवरऑल प्रोसेस है कि ये किस तरह आयन एक्सचेंज का प्रोसेस काम करेगा। ये इस डायग्राम को भी आप अगर कहीं इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। ये इसका ओवरऑल प्रोसेस है, जो पीछे हम प्रोसेस डिस्कस कर चुके हैं वो उसका, यानी कि ये सेंटर वाला पार्ट था जो मेन फोकस था हमारा। नेक्स्ट हमारा है कॉमन आयन एक्सचेंज रेजन्स प्रॉब्लम्स। जो रेजन हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर कुछ कभी कभी प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, तो जो मेन प्रॉब्लम्स होते हैं उनको भी हमें पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। एक तो है जी रेजन्स फाउलिंग। फाउलिंग कब होती है, जब जो रॉ वाटर आ रहा होता है यानी कि जो फीड आ रही होती है वो उसके अंदर अगर ऑयल्स या ग्रीसेस या बैक्टीरिया या एल्गी या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हों तो फिर जो है वो फाउलिंग उससे पैदा होती है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बॉयलर्स के अंदर आपने स्केलिंग पढ़ी है, तो ये भी तकरीबन वही चीज़ है। और इसको अगर एक दफ़ा फाउलिंग हो जाए रेजन के ऊपर तो उसको क्लियर करना डिफ़िकल्ट काम है, और अगर कुछ जो कोशिश की जा सकती है वो कास्टिक इस्तेमाल करके कोशिश की जा सकती है, लेकिन ये मुश्किल काम है। अगर एक दफ़ा फाउलिंग हो जाती है तो फिर उसकी जो एफिशिएंसी है वो डैमेज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा पास ऑक्सीडेशन है, जो प्रॉब्लम पैदा हो सकता है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो सकते हैं अगर रॉ वाटर में हो, जिस तरह क्लोरीन हो या क्लोरीन डाइऑक्साइड हो या क्लोरोएमाइन हो या ओजोन हो, अगर ये रॉ वाटर के अंदर आ जाएं और कैटायन या एनायन जो भी रेजन्स की टाइप हो उनके साथ मिलें तो ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है, और जो रेजन्स है वो डैमेज हो जाता है। अगर एक दफ़ा वो डैमेज हो जाए तो फिर उसको रिवर्स करना मुश्किल काम है, और अगर उसको रिवर्स के लिए जो मेजर्स इस्तेमाल हो सकते हैं उसमें कार्बन है, एक्टिवेटेड कार्बन है, फिल्ट्रेशन है, अल्ट्रावायलेट इरेडिएशन है, केमिकल प्री ट्रीटमेंट है, लेकिन बेहतर है कि ये ऑक्सीडेशन ना हो।
नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास टेम्परेचर की वजह से आता है, थर्मल रेजन डिग्रेडेशन। तो जो रॉ वाटर आ रहा है उसका दोनों किस्म का टेम्परेचर नुकसानदेह है, या तो वो बहुत कम भी हो सकता है तो फिर भी नुकसानदेह है, अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर भी नुकसानदेह है। और अगर ये टेम्परेचर हमारा क्या करेगा, जो उसका मैट्रिक्स होगा रेजन्स का, उसको ये डिग्रेड कर देगा और उसकी एफिशिएंसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम है वो चैनलिंग है, और ये कैसे होता है, अगर तो रेजन्स जो हैं वो यहाँ पे सेकंड लाइन में देखें अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हों, या हमारा जो फ्लो आ रहा है वो करेक्ट ना हो, या वाटर जो रॉ वाटर है उसको कंटेनर के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन करवानी होती है ताकि जो रेजन है और वाटर है उनका मैक्सिमम कांटेक्ट हो, अगर वो यानी कि एक ही जगह पे पड़ता रहे तो वो भी इसके लिए अच्छा नहीं है, उसको चैनलिंग समझा जाएगा। और इसके अलावा अगर वॉशिंग सही ना की जाए तो फिर भी, या फिर ब्लॉकेजेस हो जाएं, और क्योंकि पोर सिस्टम था मैंने आपको बताया था, तो वो भी अगर मसला पैदा हो जाए तो ये चैनलिंग का सबब बनता है। और ये क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं तो इनकी वजह से जो एफिशिएंसी है रेजन्स की वो ख़त्म हो जाती है, और बाज़ दफ़ा वो इरिवर्सिबल प्रोसेस बन जाता है, यानी कि वो जो उसकी काज होती है उसको दूर नहीं किया जा सकता उसके लिए, बल्कि फिर नया रेजन यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे उसकी टाइप्स ऑफ रेजन्स हैं जो कि हम अभी इस्तेमाल करके आए हैं कुछ, और यहाँ पे आप उनकी टाइप्स, उनके नाम और उनके स्ट्रक्चर देख सकते हैं, अगर आपको कहीं यूज़ करना पड़े तो कर सकते हैं। तो ये था हमारा आयन एक्सचेंज का टॉपिक और उसके अंदर रेजन्स की सारी डिटेल, और उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आप मेरे चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एजुटेक को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे, तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। अपना कीमती टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।